हर समाज एक दूसरे समाज के लिए कुछ पूर्वाग्रह रखता है। मुस्लिम समाज को देख लीजिए, हमारे मन में मुस्लिम समाज को लेकर कैसे पूर्वाग्रह हैं। मदरसा, रमजान, शेरो शायरी, टोपी, बुर्का, ईद ईद को लेकर कैसे हमारे पूर्वाग्रह हैं। बिरयानी, गले मिलना, नमाज, बकरी काटना, सेवइयाँ, इसी के साथ हमारे समाज में कुछ गलत पूर्वाग्रह भी हैं, जिसको समय के साथ सोशल मीडिया ने या फिर टीवी चैनल्स की जो मीडिया है आज के समय में पब्लिश कर रही है, प्रमोट कर रही है। उसी छवि को तोड़ते हुए महाराष्ट्र के पुणे में एक पत्रिका निकाली जा रही है जो इस समाज की सही छवि दिखाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में क्या है कि 150 साल पुरानी एक परंपरा रही है। जब भी दिवाली आती है तो बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं दिवाली को लेकर। दिवाली विशेषांक कहते हैं इसे। इसमें सोशल, पॉलिटिकल और हर तरह के मुद्दों पर बात की जाती हैं, लेख छापे जाते हैं। इसी से प्रेरित होकर पुणे में रहने वाली मिनाज लाटकर ने जो ईद आती है उसके लिए विशेषांक निकालने का सोचा और तब जाके आया नब्ज नामक पत्रिका। आज हम उन्हीं संपादक से बात करने वाले हैं, मिनाज लाटकर से, कि उन्होंने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की, उन्हें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। तो बिना देर किए हुए, ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के पॉडकास्ट में। नमस्ते और आदाब सबको। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो पत्रिका है इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली और क्यों सोचा आपने कि इसको शुरू करना चाहिए। पहले तो 2016 में मैंने मेरा पत्रकारिता का एजुकेशन करने के लिए मैं पूना में रानडे इंस्टीट्यूट में गई। तब जाकर मुझे जो महाराष्ट्र की परंपरा है, दिवाली अंक उसे कहा जाता है, उनसे मेरा परिचय हुआ। फिर परिचय होने के बाद वो एक बहुत अच्छी और एक साहित्यिक प्रोसेस होती है पूरी। मतलब 6-7 महीने पहले आपको विषय दिया जाता है और वो विषय पे अभ्यास करने का टाइम दिया जाता है और बहुत जगह पे सफ़र करके, अभ्यास करके वो मैगज़ीन में हमें दिवाली पत्रिका में हमें लिखना पड़ता है और बहुत सारे लोग उसे खरीदते हैं और हमें उससे बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है और ये एक मतलब सभी पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है कि आप दिवाली अंक में लिखने का आपको मौका मिलता है। तब 2016 में मुझे दिवाली अंक का परिचय हुआ और तब अलग-अलग पत्रिकाओं में मुझे लिखने के लिए मुझे एक मौका मिला। तब ये सब लिखते वक़्त मुझे ऐसे एहसास हुआ कि दिवाली जैसा सद्भाव का, प्यार का और एक सौहार्दपूर्ण जैसा त्योहार है, वैसे ही रमज़ान ईद भी एक ऐसा ही बड़ा त्योहार है। तो मुझे ऐसे लगा कि दिवाली के वक़्त जब एक साहित्यिक और वाचन परंपरा शुरू हो सकती है, तो रमज़ान ईद को क्यों नहीं ऐसी हम परंपरा शुरू कर सकते हैं। तो इस ये विचार से मुझे तब ऐसे लगा कि रमज़ान के लिए भी सिर्फ़ अ, मतलब एक पत्रिका होनी चाहिए और मैं जब जर्नलिज़्म में पढ़ती थी और उसके बाद में दैनिक भास्कर के महाराष्ट्र के दिव्य मराठी में जॉब करने लगी। तो तब मुझे एक ऑब्जर्वेशन ऐसा हुआ कि रमज़ान ईद या मुसलमानों के कोई भी त्योहार आते हैं, तब मीडिया में क्या कवर किया जाता है। तो एक तो शॉपिंग की जाती है, गले मिलना की जाती है और कुछ बिरयानी और मिठाइयाँ, इसके अलावा रमज़ान ईद का रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है, मतलब मीडिया में भी नहीं है, न्यूज़पेपर में भी नहीं है। तो फिर मुझे वो चीज़ भी बहुत खटकती थी, तो मुझे ऐसे लगा कि हमें रमज़ान ईद के निमित्त एक ऐसी पत्रिका शुरू करनी चाहिए और मतलब ईद के लिए जैसे ये सारी चीज़ें हैं, शीरकुरमा है या बिरयानी है, उसके साथ एक साहित्यिक व्यवहार भी शुरू होना चाहिए। और फिर कुछ सालों से मैं देख रही थी कि अभी पूरा माहौल भी, सब हालात भी बदल रहे हैं और क्या हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम रिलेशन भी बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं जो पहले नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी हालात है इसमें ये है कि हमारे दोनों कम्युनिटी में संवाद की बहुत कमी है। और एक महत्वपूर्ण बात, मतलब हमने दोनों कम्युनिटी के एक दूसरे के प्रति प्रति जो स्टीरियोटाइप है या कुछ अलग-अलग धारणाएं जो बना ली हैं, मतलब जो गलत चीजों को लेके, तो उसके वजह से भी उनके आपस में मनमुटाव हो रहे हैं या एक दूसरे को जानते नहीं है सही से। तो मुझे लगा कि ये सब समाज की कंडीशन देख के हम एक ऐसी पत्रिका शुरू करें
जो मुस्लिम समाज और जो इतर समाज है, इनके बीच में एक संवाद का दुआ बने, एक पुल बने। और इसलिए फिर हमने नब्ज़ की शुरुआत करने का फ़ैसला किया। एक्चुअली नब्ज़ का मतलब है नाड़ी, मतलब हमने ऐसे किया कि जो समाज में अभी जो सिचुएशन है उसे पकड़ कर, वो नस पकड़ के, हम उनकी नब्ज़ पकड़ के ये पत्रिका हमने शुरू करने का मतलब फ़ैसला किया, या मुझे ऐसे लगा कि ये पत्रिका अभी शुरू करनी चाहिए। नब्ज़ पत्रिका आपने शुरू तो कर दी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि समाज में कुछ लोग, कोई तबका तो ऐसा होगा जो जो उसे पसंद नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसमें आपने जिन तरह के मुद्दों को, जिन तरह के विषयों को उठाया है, वो यूनिक है। तो आप अपने कुछ ऐसे अनुभव बता सकती हैं जो जो इसके इसके प्रकाशन के दौरान आपने फेस किए, कुछ अच्छे और कुछ बुरे अनुभव? तो जब मैंने नब्ज़ की शुरुआत की थी, तब ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में तो हमें जो पूरे समाज से बहुत अच्छा पॉज़िटिव ही रिस्पॉन्स मिला था। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि जब हम पहला अंक निकाला तो 2021 में निकाला था, और तब कोरोना की सेकेंड वेव चालू थी। तो उस साल हमने मैगज़ीन निकाली, तब मैं एक एक न्यूज़पेपर में काम करती थी। तो शुरुआती दौर में क्या था कि ये सब जो एक मैगज़ीन निकालने की जो प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। सिर्फ़ आर्टिकल लेना और उसे पब्लिश कराना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक व्यवहार भी होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो शुरुआती में मुझे मेरे जो एडिटर थे वहाँ पे, वो प्रशांत पवार सर और शेखर देशमुख सर थे। तो उन्होंने मुझे सहकार्य किया, और हम तीनों ने मिलके पत्रिका पहली बनाई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना की सेकेंड वेव थी, और आपको तो पता है कि एक पत्रिका बनानी होती है तब उसे एडवर्टाइजमेंट और फाइनेंस की ज़रूरी होती है। पर शुरुआती के पहले मैगज़ीन के वक़्त हम फाइनेंस ही नहीं जुटा पाए थे, और कोरोना होने की वजह से हमें तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था, फिर भी उतना भी ज़्यादा नहीं मिला था कि हमारा खर्चा तो निकल जाएगा। तो उसके बाद से ऐसे लग रहा था कि नेक्स्ट ईयर नब्ज़ निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये कंडीशन तक आ गया था। पर नब्ज़ एक सिर्फ़ मैगज़ीन नहीं, तो ये एक मूवमेंट है मेरे लिए, जो अभी मतलब हिंदू-मुस्लिम को जोड़ने के लिए उनके में एक संवाद का पुल तैयार करने की मूवमेंट, इस तरह से मैं इस मैगज़ीन को देखती हूँ। तो फिर मैंने ऐसा फ़ैसला किया कि कितना भी कंडीशन ख़राब होगी तो भी मैं हर साल ये मैगज़ीन निकालूँगी ही। तब जब हम ये मैगज़ीन को फाइनेंस एक तो क्राउड फंडिंग से जमा करते हैं, और दूसरा कुछ एडवर्टाइज़मेंट से जमा करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर धर्म से रिलेटेड हैं, तो सब लोग हमें मदद करते हैं। तो उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कभी भी उन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो ऐसे लोग भी हमें उनसे जो बन पाता है वो मदद करते हैं। पर अभी इसके जो आर्टिकल और जो विषय होते हैं, जो ऐसे विषय होते हैं कि मतलब ये जो मैगज़ीन है पूरी तरह, जो सब विषय हैं वो मुस्लिम समाज के रिलेटेड है। उनकी साहित्य, उनकी संस्कृति, कला, उनका अभी का जो पॉलिटिकल स्टेटस है, वो ऐसे सारे उनके अभी की जो हालात हैं मुस्लिम समुदाय की, वो सारे विषय हम इस मैगज़ीन में कवर करते हैं। पर शुरुआत को अभी तो 4 साल हो गए, मैगज़ीन का अच्छा खासा नाम हो गया है, तो अभी तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। पर शुरुआत के 1-2 मैगज़ीन में ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग मना कर देते थे। मतलब उनको ऐसे लगता था कि क्या ये नया मैगज़ीन है और मुसलमानों के लिए है, क्या क्या ही हम इसमें लिखेंगे, इस तरह से लगता था। तो और कुछ-कुछ लोगों से, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे, उनका एक सोशल स्थान है समाज में, तो उनको मैं मतलब एक हमारा ऐसा एक सेक्शन था एक मैगज़ीन में कि आपके ईद के अनुभव हमें बताना है। तो उस अनुभव के लिए मैं हर क्षेत्र के जो बड़े-बड़े जाने-माने लोग हैं, उनसे मैं कॉन्टैक्ट कर रही थी। तो मुझे मतलब उनसे बात करते वक़्त मुझे ऐसा अंदाज़ा लगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, उनको साहित्यिक और उनके काम के बारे में समाज में बहुत जाने-माने जाते हैं, पर उनके ईद के कोई अनुभव ही नहीं है, या उनके मुस्लिम समाज के प्रति कुछ भी अनुभव ही नहीं है, या उनके फ्रेंड सर्कल में उनके मुस्लिम ही लोग नहीं हैं। तो फिर ये बात मेरे मुझे बहुत गंभीर लगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको मुस्लिम समाज, समुदाय के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनकी संस्कृति और कल्चर के बारे में पता नहीं है। तो तब मुझे और नफ्स की कितनी ज़रूरत है, उसका मुझे एहसास हुआ बहुत। और फिर ऐसे भी अनुभव आए कि अभी हम बेचने ये मैगज़ीन जब उसकी बिक्री की जाती है, तब कुछ हम शॉप्स में भी रखते हैं, जो बुक शॉप होते हैं जाने-माने। तो उसका एक तो नाम नब्ज़ है, वो हिंदी है, और वो ईद के वक़्त भी निकलता है।
तो हमें कुछ शॉप वालों ने मना कर दिया कि ये मैगज़ीन कौन खरीदेगा? मतलब उनका ऐसा एक एटीट्यूड था कि अरे ये तो मुसलमानों का मैगज़ीन है और ये कौन खरीद के पढ़ेगा? इसीलिए उन्होंने हमें मना कर दिया। ये उनका स्टीरियोटाइप था। उनका स्टीरियोटाइप थे, ऐसा उनका एक अप्रोच था तो उन्होंने मना कर दिया। फिर शुरुआती के 2-3 साल हमें ऐसे अनुभव आए थे। पर अभी मतलब अभी हम फंडिंग भी जब जमा करते हैं या एडवर्टाइज़मेंट जमा करते हैं, तो हमें बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि फाइनेंशियल तो हम तो स्टेबल नहीं है क्योंकि ये नया-नया मैगज़ीन है और ये सब जमा करते वक़्त हमें ऐसा अनुभव आता है कि मतलब उतने लोग ये मतलब देने के लिए उनकी उतनी मानसिकता नहीं है। पर एक बाजू ये है, पर दूसरी बाजू ये है कि जो सेंसिटिव लोग हैं और समाज में ये चीज़ समझते हैं कि इसकी क्यों ज़रूरत है और जो पढ़ने लिखने वाले और विवेकी विचार करने वाले जो लोग हैं ना, वो हमें बहुत मदद करते हैं। मतलब आपको कुछ मेरे अनुभव बताती हूँ कि पिछले 1-2 साल पहले क्या हुआ था कि हम ऐसे सोशल मीडिया पे आह्वान करते हैं कि हमें मदद चाहिए मैगज़ीन के लिए। तो पंढरपुर के कुछ खाटिक समाज के लोग हैं, तो जो बकरी काटने वाली कम्युनिटी होती है, उसे यहाँ महाराष्ट्र में खाटिक कहा जाता है। तो खाटिक कम्युनिटी के लोगों में तो ज़्यादा पढ़ने-लिखने का कल्चर नहीं होता है, पर उनको ऐसे लगा कि रमज़ान ईद के लिए एक पत्रिका निकल रही है, तो उन्होंने आपस में थोड़े पैसे जुटाए थे और ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलके पैसे जुटा के मुझे मदद की थी। तो ये बात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लगी। वैसे कोल्हापुर में में हमारे ही पहचान के एक बकरी काटने का शॉप है उनका। उन्होंने वो खरीदा था मेरे से मैगज़ीन और उनकी शॉप के सामने लगाया था। तो वो फ़ोटो भी है मेरे पास, उन्होंने फ़ोटो निकाल के भेजी थी। तो उनमें पढ़ने-लिखने का कल्चर नहीं है, पर हमारे ईद के लिए कुछ तो किताब निकल रही है, ये उत्सुकता से उन्होंने वो खरीदी थी और वो लगाई थी भी शॉप में। और अभी 4 साल से हमने जो हमारी किताब है लगभग 180-200 पेजेज़ की होती है, तो हमने ये अफ़ोर्डेबल प्राइस में हम बेचते हैं क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीदें और पढ़ें। तो हम ₹250 में आपको पोस्टेज चार्ज इंक्लूडिंग वो घर पे बेचते हैं और मतलब 2-3 साल से ये हमने वैसे ही प्राइस रखी है ये मैगज़ीन की। और दूसरी बात ये मतलब ये मैगज़ीन मुझे इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि मुस्लिम समाज में आपने देखा तो थोड़ा मतलब सच्चर कमेटी का अहवाल आपने देखा और ये तो वो शैक्षणिक उनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत पीछे है। अभी एजुकेशन में उतने उनके हालात अच्छे नहीं हुए हैं। तो मुस्लिम समाज में बहुत पढ़ने का कल्चर उतना ज़्यादा नहीं है मतलब मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास में भी नहीं है। क्योंकि उनके प्रश्न ही अलग हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ना, अलग-अलग विषयों पे सोचना, इसलिए मुझे ये लगता है कि मुस्लिम समाज में पढ़ने का एक कल्चर चालू हो और वो कल्चर चालू करने के लिए भी नफ्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो हमने पिछले साल पुणे में कौसरबाग मस्जिद करके एक बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके सामने मतलब आपने हमेशा देखा होगा जब रमज़ान होती है रमज़ान तब महीना भर मस्जिदों के बाहर अलग-अलग फूड स्टॉल लगते हैं, कपड़ों के, शॉपिंग के स्टॉल लगते हैं और वहाँ लोग खाना-पीना सभी लोग एन्जॉय करते रहते हैं, पर कभी वहाँ बुक स्टॉल लगे नहीं हैं। तो हमने लास्ट ईयर में पहली बार मस्जिद के बाहर नफ्स के स्टॉल लगाए थे हमने। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे स्टॉल पे विज़िट की, कुछ पत्रिका की बहुत अच्छी बिक्री भी हुई है। तो हमारे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कल्चर भी हो और क्योंकि क्या होता है कि मुस्लिम समाज को ये बहुत सारी चीज़ें उनको भी पता नहीं है, उनके हालातों के वजह से मुस्लिम समाज में साहित्य, कल्चर और ये सारी चीज़ों का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो भी उनको पता नहीं होता है। तो मुझे इसीलिए ऐसे लगता है कि नफ्स से शुरुआत हो जाए और हम इसके लिए कोशिश भी करते हैं। आपको बोलती हूँ कि महाराष्ट्र में एक बीएड कॉलेज है कि जहाँ पूरे मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ते हैं। उनके एक सर हैं अ, एक एक मुस्तफ़ा सर करके हैं, तो वो हमारे से हमेशा 50 या 100 कॉपी खरीदते हैं और वो बच्चियों को देते हैं। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि वो बच्चियाँ ये सब पढ़ रही हैं। और एक बात बतानी है तो महाराष्ट्र के मुस्लिम जो है वो मराठी बात करते हैं और मराठी पढ़ते हैं, एजुकेशन में भी मराठी लेते हैं।
तो इसलिए ये जो हमारी पत्रिका है वो मराठी लैंग्वेज में निकलती है और अभी हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि मराठी और हिंदी आर्टिकल भी हो और इस साल हमने कुछ हिंदी जाने माने हिंदी पत्रकार और लेखकों को भी इसमें लिखा है उन्होंने और ये हिंदी और मराठी ऐसे बाइलिंगुअल भी होगा। बहुत बार क्या होता है कि महाराष्ट्र में लैंग्वेज को लेकर जब मुद्दा उठाया जाता है तो ऐसा समझा जाता है कि मुसलमानों का और मराठी का क्या रिलेशन है। पर आपको बोलती हूँ कि महाराष्ट्र के बहुत सारे मुस्लिम लेखक हैं, मतलब हमीद दलवाई से लेके रफीक सूरज हैं और बहुत सारे ऐसे लेखक हैं कि जिन्होंने मराठी साहित्य परंपरा में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और यहाँ पे मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन भी होता है महाराष्ट्र में और अभी अभी वो नागपुर में होने वाला है। तो इसके वजह से मुस्लिम लेखकों का बहुत बड़ा मराठी साहित्य में मराठी लैंग्वेज के लिए भी उनका बहुत बड़ा काम रह चुका है और हमारी जो पत्रिका है वो भी मराठी में निकलती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब मुस्लिम लोग तो ये पत्रिका खरीदी करते हैं, पर हर धर्म के और ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग इसके ज्यादा पढ़ने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि नब्ज जो ये हमारी पत्रिका है ना, वो सेंसिटिव और विवेकी विचार करने वाले हर एक को पढ़नी चाहिए, वो कौन से भी जात धर्म का हो। जब भी हम ये मैगजीन में हमारे मुस्लिम रिलेटेड ही हम टॉपिक लेते हैं, पर लिखने वाले जो लोग होते हैं वो सभी जात धर्म के होते हैं, कि जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग करते हैं, जो जिनका जो जो टॉपिक में एक्सपर्टी है, वो सभी लोग हमारे इसमें लिखते हैं। आपको बोलती हूँ इस वक्त तो एक विशद कुमार है जो एक्टिविस्ट है और जिनका झारखंड और उस आदिवासी विभागों में बहुत उनका काम रह चुका है और वो बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है। तो उन्होंने झारखंड और उस जगह के जो मुस्लिम्स हैं, एक्चुअली उधर के मुस्लिमों के बारे में हमें पता भी नहीं होता है, तो उधर के जो स्टूडेंट है उनके बारे में उन्होंने इस बार हमारे पत्रिका में लिखा है। अभी आपने जो बात बीच में बताई ना कि जो हिंदू समाज में कुछ लोग हैं जो परिचित नहीं है कि मुस्लिम समाज में क्या होता है, कैसा कल्चर है, हर चीज का कोई क्योंकि कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, उनको जो कंज्यूम हो रहा है ना वो सारा मीडिया से मिल रहा है। अब मीडिया क्या कर रही है इस समय वो तो सभी जानते हैं कि मीडिया ने किस तरह का प्रचार किया है इस समय। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पत्रिका है आ, मीडिया के का जो प्रोपेगेंडा अभी चल रहा है 10-15 सालों से उसमें किस तरह से बदलाव ला सकती है? अभी मैं खुद ही एक न्यूज़पेपर में पहले काम करती थी या अलग-अलग न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से जुड़ी थी। तभी मुझे ऐसे लगता था कि जब मुस्लिम समाज को लेके जो न्यूज़ और जिस तरह से दिखाया जाता है, वो बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। और आप कभी भी ऑब्ज़र्व करो कि मुस्लिम समाज के जो फ़ोटो और जैसे इमेज मतलब सिर्फ़ दाढ़ी, टोपी और बुर्का, इसके अलावा कोई इमेजेस या एक जो विषय है वो भी चर्चे के लिए नहीं होते हैं। तो नव्स के माध्यम से मुझे यही बताना था लोगों को कि मुस्लिम समाज यानी सिर्फ दाढ़ी टोपी बुर्का नहीं है, तो उसके अलावा भी मुस्लिम समाज में बहुत बड़ी साहित्य, कला, संस्कृति की, खान-पान संस्कृति इसकी बहुत बड़ी एक परंपरा है और ये परंपरा किसी को पता ही नहीं है। मतलब आपको बताती हूँ कि ये जो पूरा भारत है, भारत के पूरे ही साहित्य, कला, संस्कृति में मुस्लिम समाज का पहले से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो फिर ये सारी चीज़ें पता नहीं है, तो मुझे लगता है मेरी हमारे पत्रिका नब्ज़ के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग-अलग मतलब हमने अलग-अलग ईयर एक अलग-अलग हमारी थीम होती है। जैसे हमने एक थीम मतलब जैसे हमारी पहली एक पत्रिका निकली थी तो उसमें हमने ऐसे किया था कि हमने बिल्किस बानो की कवर स्टोरी की थी। आपको बताती हूँ कि जब बिल्किस बानो का जब विषय निकलता है तो सिर्फ उन पे बलात्कार हुआ है और उनकी न्यायिक लड़ाई, यही हमें आज तक दिखाया गया है। पर हमने नव्ज़ में ऐसे कवर किया था कि एक मिडल क्लास में रहने वाली औरत को जो इतना अन्याय सहना पड़ता है, तो उसके ये पूरे संघर्ष में उसका पति और उसके घर वाले उसे कैसे सपोर्ट करते आए हैं और इन दोनों का सहजीवन कैसे रहा है और ये किस तरीके से इनके स्ट्रगल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। तो ये बात हमें बहुत महत्वपूर्ण लगी और इस एंगल से हमने वो स्टोरी कवर की थी। तो ऐसे हर साल पिछले साल हमने जो धार्मिक दंगे हुए महाराष्ट्र में कहीं जगह ये ऐसे दंगे हुए थे, दिल्ली में भी हुए थे। तो हमने ऐसे कवर किया था कि ये दंगों में जो शामिल लड़के युवा होते हैं,
तो वो कहाँ से आते हैं और बाद में उन पे क्या होता है, मतलब उन पे केसेस चलते हैं, वो किस फैमिली से जुड़े होते हैं और ये केसेस कितने देर तक चलते हैं और इस सारे दंगों में सहभाग होने की वजह से उनके लाइफ पे क्या उसका परिणाम होता है और ये लड़के कहाँ के कौन होते हैं, इस पे हमने मतलब जिशान कास्कर करके एक वायर के पत्रकार है, उन्होंने दिल्ली दंगल के पूरा कवर किया था और यहाँ बीबीसी में प्राची कुलकर्णी करके एक पत्रकार है, उन्होंने महाराष्ट्र दंगों में शामिल जो लड़के थे उनके बारे में कवर किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में कोंकण समुदाय है, वहाँ पे दाल्दी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो उसके बारे में भी हमने लिखा था। उसके अलावा पिछले साल हमने एक नब्ज़े नज़रिया करके फ़ोटोग्राफ़ी कॉम्पिटिशन रखा था। तो ये कॉम्पिटिशन इतना इंटरेस्टिंग रहा था कि इसकी थीम थी कि मुस्लिम समाज जीवन को आपको कैमरे में कैद करना है। तो बहुत सारे एंट्रीज़ आए थे। कम से कम एक 50 से 60 अलग-अलग एरिया के फ़ोटोग्राफ़र्स हमारे कॉम्पिटिशन में सहभागी हुए थे और उन्होंने थे और ये फ़ोटोग्राफ़ी के लिए वो उनको मुस्लिम मोहल्लों में जाना पड़ा, मुस्लिम कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना पड़ा और वैसे फ़ोटोग्राफ उन्होंने भेजे थे और जो बेस्ट फ़ोटोग्राफ है उनको हमने अवार्ड भी दिया था और उनके जो फ़ोटोग्राफ है वो हमने हमारे मैगज़ीन में पब्लिश भी किए थे। अभी इस साल हमें वो पॉसिबल नहीं हुआ पर अगले साल से हर मतलब हर साल हम ऐसे फ़ोटोग्राफ़ी कॉम्पिटिशन भी रखने वाले हैं। मतलब हर साल जो हमारा मैगज़ीन होता है तो उसमें हम अलग-अलग कवर पेज मतलब हमारा जो मैगज़ीन आपने देखा तो इससे हमने ऐसे पत्रिका के सिर्फ़ हम इसे पत्रिका करके देखते नहीं हैं। ये हमारे लिए एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट ऐसी है कि ये मूवमेंट दिलों को जोड़ने वाली मूवमेंट है और प्यार और संवाद पे भरोसा रखने वाली मूवमेंट करके हम इस मैगज़ीन को देखते हैं। क्योंकि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अभी जो माहौल खराब हुआ है और जो लोगों के दिल में द्वेष है, तो इसे हम सिर्फ प्यार और संवाद से ही मिटा सकते हैं। तो उसके लिए हम इसका कवर पेज है या इसके जो विषय है, इसके बारे में बहुत बारीक मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का हम इस पे अभ्यासपूर्ण करके ही इसका सब सिलेक्शन करते रहते हैं। तो आपको बताती हूँ कि हमारा जो पहला कवर पेज था पहले मैगज़ीन का, तो वो एक औरत हमने दिखाई थी उसमें। तो औरत जो है आपको सवाल पूछ रही है या आपसे कुछ वो इंसाफ की माँग कर रही है, इस टाइप का कवर पेज था। दूसरा जो हमारा कवर पेज था, तो पूरी उँगलियाँ हैं और उँगलियों के बीच में एक मुस्लिम समाज है। मतलब एक अनवर हुसैन करके बहुत ही जाने-माने चित्रकार हैं, उन्होंने वो बनाया था। और अभी इस साल का जो हमारा विशेषांक है, उसकी जो पोस्टर है उसका जो कवर पेज है, इसमें हमने बहुत सारे रंग, तबला और उर्दू के जो शब्द हैं, उसका इस्तेमाल किया है। मतलब इससे हम दिखाना चाहते हैं कि भारत क्या है? तो भारत क्या है, ये दिखाने के लिए हमने वो कवर पेज निकाला है और ये रविकांत सोइतकर करके एक जाने-माने आर्टिस्ट है, उन्होंने बनाया है। तो हर साल हमारे कवर पेज की भी एक थीम होती है। तो ये थीम को लेके हम वो कवर पेज बनाते हैं। तो इसलिए हमारा मैगज़ीन तो चर्चे का विषय होता ही है, मैगज़ीन उसके आर्टिकल होते हैं। इसके साथ हर साल हमारा कवर पेज भी एक बहुत चर्चे का विषय होता है। आपको बताती हूँ कि जो महाराष्ट्र के कुमार केतकर बहुत बड़े-बड़े साहित्यिक और पत्रकार हैं, जैसे कुमार केतकर, विनोद शिरसाट और एक साहित्यिक है प्रमोद मुजुमदार हैं, सुनील कुमार लौटे हैं, ऐसे बहुत जाने-माने लोगों ने अभी तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है शिवसेना की सुषमा अंधारे करके। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो सभी लोग हमारे मैगज़ीन के सपोर्ट करते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं और इसे एप्रिशिएट करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, रोज़गार का हो, विज्ञान का हो या व्यवसाय का हो, इन सभी क्षेत्रों में अमूमन मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम है, आज अभी के समय में भी देखा जाए तो। अभी मैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करती हूँ तो देखा जाए तो इसमें महिला ही थोड़ी कम है और उसमें मुस्लिम महिला की तो संख्या बहुत ही कम है। फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि हालात उतने भी खराब नहीं है, मतलब मुस्लिम समाज में एजुकेशन और ये सारी चीज़ों की कमी है, पर अभी मतलब इसकी दूसरी साइड भी है कि अभी महिलाएँ मतलब उनको थोड़ी अहमियत पता चली है एजुकेशन के, अलग-अलग फील्ड में वो सीख रही हैं। अभी मेरे ही फील्ड की बात किया जाए तो मतलब अलग-अलग
जगह ट्रैवल करना पड़ता है, अलग-अलग लोगों से राब्ता करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए चैलेंजेस होते ही हैं। पर नफ्स की निर्मिति के वक़्त के चैलेंजेस मैं आपको बताती हूँ कि अभी शुरुआती दौर में मैंने ये सारी सिर्फ़ संपादन करना या लेख लिखवा के लेना, ये सारी चीज़ों के साथ-साथ उसका डिज़ाइन में भी हम बहुत अच्छे से उस पे वर्क काम करते हैं। तो डिज़ाइनर के साथ डील करना होगा, तो हम इसके प्रिंटिंग पर भी हम बहुत काम करते हैं। तो प्रिंटर के साथ ये सारी चीज़ें देखना, नब्स का जो पत्रिका प्रिंट होती है, उसका पेपर कैसा है, उसका कवर पेज जो क्या जीएसएम का होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसका सबका अभ्यास करते हैं। तो मैं जब अलग-अलग लोगों से अप्रोच करती हूँ, तो उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि ये तो अभी लड़की है, इससे क्या ये टेक्निकल चीज़ें पता होंगी, मतलब पेपर का क्वालिटी क्या है, मतलब वो कितना जीएसएम है, वो कैसा उसकी लेंथ और ये रहेगी, इसके बारे में इसे क्या जानकारी होगी। तो उनका एक एटीट्यूड ऐसा होता है। पर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड और मेरे कुछ दोस्तों के वजह से मैंने ये सारी टेक्निकल चीज़ें सीख ली हैं। तो ये उनके लिए ही आश्चर्य होता है कि ये सारी चीज़ों की मालूमात मुझे हैं। तो ये मुझे एक मेरे लिए एक चैलेंजिंग ये होता है कि वो सामने वालों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि ये महिला है और उसमें इनको ये सब टेक्निकल चीज़ों की पता नहीं होगी। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, तो मेरे लिए ये भी एक चैलेंजिंग था कि सिर्फ़ पत्रिका बनाना नहीं है, तो उसका प्रिंट करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन की चेन बनाना, उसके लिए एडवर्टाइज़ जमा करना, मतलब ये सारे ही काम मैं और मेरे हस्बैंड मिलके करते हैं। पर इसके जो संपादन का काम है, एडिटिंग का जो काम है, इसमें हर साल अलग-अलग मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरे लिए बहुत मदद करते हैं। तो पहले क्या है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा की थोड़ी कमी है। उसके वजह से क्या होता है कि मुस्लिम समाज में ही शिक्षा की कमी होने की वजह से समाज के औरतों में शिक्षा की कमी ज़्यादा ही कमी हो जाती है। और अभी का जो सामाजिक और राजकीय वातावरण है, इसके वजह से एक इनसिक्योरिटी तैयार होती है। जब इनसिक्योरिटी तैयार होती है, सब वो कम्युनिटी है अपने धर्म के नज़दीक जाने लगती है, और जब कोई भी कम्युनिटी अपने धर्म के ज़्यादा नज़दीक जाने लगती है, तो महिलाओं पे अलग-अलग टाइप की बंधनें आने लगती हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें होने की वजह से क्या होता है कि एक डर सा पैदा हो जाता है, फिर लड़कियों को बाहर एजुकेशन के लिए भेजना, जॉब के लिए भेजना, ये सारी चीज़ों पे भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो अभी आपको बताना है कि मैं भी एक कोल्हापुर मतलब महाराष्ट्र में कोल्हापुर करके एक छोटा ज़िला है, उस ज़िले से आती हूँ। और मैं भी एक मिडल क्लास मुस्लिम फैमिली से आती हूँ। वैसा देखे जाए तो मैंने जो एजुकेशन और मैं जो फील्ड में काम करती हूँ, तो हमारे परिवार में तो ऐसा एजुकेशन किसी ने भी नहीं लिया है। फिर भी मुझे मेरे परिवार से बहुत पहले से भी सपोर्ट मिला है, और इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं काम कर सकती हूँ। और जब मेरी शादी हुई, तो शादी होने के बाद मेरे जो हस्बैंड हैं वो इकोलॉजिस्ट हैं और वो बैंगलोर से हैं। तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से एक सहकार्य किया है, इसीलिए मैं ये नब्ज़ की पत्रिका अच्छे से निकाल सकती हूँ। तो मुझे लगता है कोई भी महिला अच्छे से काम करने के लिए उनको समाज से तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पर अपने फैमिली से भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी होती है। जब घर वाले जब सपोर्ट करने की मतलब करते हैं, तभी एक अच्छे से माइंड से एक महिला काम कर सकती है। अभी इस साल मतलब अभी मैं तो 3 साल से अच्छे से स्मूथली मैगज़ीन निकालती थी, पर अभी इस साल का मैगज़ीन निकालते वक़्त मैं प्रेग्नेंट थी। तो मुझे ऐसे लगा कि इस साल हमें गैप लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरी जनवरी में डिलीवरी होगी, ईद है मार्च में, तो मैं पत्रिका का काम नहीं कर पाऊँगी और ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी उठाना मुझे मुश्किल होगा। पर जब मैं और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि इस साल तो हमारी बच्चियाँ मतलब हमें बच्चे हो रहे हैं, तो हम पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो वातावरण अभी का चालू है, तो ये वातावरण में हमें मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम बचपन से एक सौहार्दपूर्ण और एक बहुत ही अच्छे वातावरण में बड़े हुए हैं। मतलब हम जो वातावरण में बड़े हुए हैं, तो सभी धर्म जाति धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते थे और एक सद्भावनापूर्ण वातावरण में बड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे भी उसी वातावरण में बड़े हो, और उनको हिंसा और द्वेष का वातावरण ना मिले, तो उनको प्यार और संवाद वाला वातावरण मिले। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस साल तो हम पर एक
और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें ये मैगज़ीन का काम करना ही है। क्योंकि जब इतने हालात मतलब मेरी जो बच्चियाँ भी जब वो समझने लगेंगी, तो ये सारे बुरे हालात की सिचुएशन के बारे में जब बताया जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे थे, तो हमें बताने के लिए होगा कि हम नब्ज़ जैसा मैगज़ीन निकाल रहे थे और ये जो द्वेषपूर्ण वातावरण है ये मिटाने के लिए हम संवाद और प्यार के लिए एक पहल कर रहे थे। तो ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, इसलिए ये सिचुएशन में भी मैंने मैगज़ीन निकाला। मुझे ट्विन्स बच्चे हुए हैं 2, तो मेरे घर वालों ने और मेरे हस्बैंड ने पूरी तरह से उनको अच्छे से सँभाला और उनके साथ मैंने ये मैगज़ीन निकाला है। तो ये मैगज़ीन का काम करते वक़्त मैं तो एडिटोरियल और ये सारी ज़िम्मेदारियाँ तो कर लेती हूँ, पर ये पूरे महाराष्ट्र और आपको बताती हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी हमें आते हैं। पिछले साल 22 ऑर्डर हमें अलग-अलग कंट्री से आए थे, यूएस से आए थे और ऑस्ट्रेलिया से आए थे। वहाँ जो महाराष्ट्र के जो मराठी लोग वहाँ जाके सेटल हुए हैं, उन्होंने हमसे नब्ज़ का ऑर्डर किया था और पिछले साल हमने 22 मैगज़ीन अलग-अलग देशों में भेजे थे, तो हमें वो भी एक एक्सपीरियंस मिला है कि इंटरनेशनल पैकिंग करके किस तरह से वो भेजा जाता है और उसका खर्चा क्या होता है, इस तरीके से। और इस साल 7 मैगज़ीन हमारे इंटरनेशनल वाचकों ने भी लिए हैं। तो फिर हाँ, मुझे यही बोलना है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा काम है, वो मेरे हस्बैंड उनका जॉब करते-करते सब लोगों को टाइम पे अच्छे से पैकिंग करके मैगज़ीन पहुँचाने का काम मेरे हस्बैंड करते हैं, तो उनका भी बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट रहा है। तो हमेशा इस तरह से कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर मेरे बारे में थोड़ा-सा उल्टा हुआ है कि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड तो है ही, पर मेरी माँ, भाई ऐसे पूरे मेरे परिवार का साथ मुझे रहा है।